रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम आदिल रज़ाक और आज हम अपना MD कैट फिज़िक्स यूनिट नंबर 15 मॉडर्न फिज़िक्स को कंटिन्यू करेंगे। ये इस यूनिट का लेक्चर नंबर 2 है और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है और यहाँ से एक MCQ लाजमी आएगा। वो MCQ थ्योरी बेस हो सकता है, वो MCQ न्यूमेरिकल बेस हो सकता है, वो MCQ ग्राफ बेस हो सकता है, वो MCQ सिंपल एनालिसिस बेस हो सकता है, वो MCQ लंबी स्टेटमेंट दे के भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मल्टीपल मेथड्स हैं यहाँ पे इस चीज़ को चेक करने के। सबसे पहले हम बढ़ते हैं इसकी जो है थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहाँ से भी MCQs हैं। जितने ये मैंने पॉइंट डिस्कस किए हुए हैं ये सारे थ्योरी बेस्ड हैं और यहाँ पर फिर मैंने कुछ सिंपल जो हैं वो डेफिनेशन आपके साथ डिस्कस की हुई हैं। देखिए जी, सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की अहमियत क्या है। फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की अहमियत ये है कि ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को प्रूव कर देता है। ओके, हम पहले कहते थे क्लासिकल फिजिक्स में कि लाइट जो है वो वेव नेचर की है, लेकिन जैसे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट हमारे पास आता है तो हमारे सारे कंसेप्ट्स ही बदल जाते हैं। अब हम डील करेंगे लाइट को एज पार्टिकल। ओके, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये सबसे पहले डिस्कवर किया था हर्ट्ज़ ने और फिर बाद में इसके ऊपर आइंस्टाइन ने काम किया और आइंस्टाइन ने अपनी एक मशहूर मरूफ इक्वेशन दी, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, और आइंस्टाइन के इसी वर्क के ऊपर उसको नोबेल इनाम भी मिला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो ये प्रूव्ड रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब्ड इन क्वांटा, कि रेडिएशंस क्वांटा की सूरत में एब्जॉर्ब होती हैं। क्वांटा क्या होता है? एनर्जी पैकेट, जिसको बाद में आइंस्टाइन फोटोन का नाम देता है। ओके, तो रेडिएशंस जो हैं वो फोटोन की सूरत में एब्जॉर्ब होंगी। अगली बात, एनर्जी ऑफ रेडिएशन ओनली डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये एक नई बात है मॉडर्न फिजिक्स की, कि मॉडर्न फिजिक्स हमें ये समझाती है कि जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, जबकि क्लासिकल फिजिक्स ये कहती थी कि एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। ओके, तो इस बात को भी आपने याद रखना है कि मॉडर्न फिजिक्स का जो मेनली और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो यही है कि एनर्जी ऑफ रेडिएशन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। उसके बाद एनर्जी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, ये बात याद रखिएगा, ये भी बहुत अहम बात है। नेक्स्ट बात करें तो इंटेंसिटी डील्स विद ओनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आपकी बुक में बड़े वाज़िह अल्फाज में लिखा हुआ है कि जो इंटेंसिटी है वो तादाद को यहाँ पे डिस्कस करेगी। इंटेंसिटी का यहाँ पे एनर्जी के साथ कोई लेना देना नहीं है। ओके, अगली इंपॉर्टेंट बात कि गिव्स द कंसेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट देती है और ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ये क्लासिकल व्यूज़ के ऊपर एक्सप्लेन नहीं हो सकती। नेक्स्ट बात करूं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन क्लासिकल व्यूज़। ये मैं पहले बता चुका हूं कि क्लासिकल में लाइट को हम वेव समझते हैं और हम समझते हैं कि लाइट की जो है एनर्जी जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, जबकि यहाँ पे टोटल सिनेरियो ही बदल जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, इसकी सिंपल डेफिनेशन तो हम कहते हैं द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये बात इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम अ फोटो इमिसिव सरफेस, के इलेक्ट्रॉन्स का इमिट होना एक फोटो इमिसिव सरफेस से। कब? कि जब ये एक्सपोज हो, व्हेन इट इज़ एक्सपोज टू द लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखिए दोबारा से इसको समझें। इलेक्ट्रॉन का निकलना किसी फोटो इमिसिव सरफेस से कब, ये जो कब वाली बात है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस बात का मतलब ये है कि जब आपके पास जो है वो क्या है, जब आपके पास एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन उस सरफेस के ऊपर पड़ेगी। ये जो सूटेबल फ्रीक्वेंसी है यही मेन कंसेप्ट है यहाँ पे। ओके, मतलब ये है कि कुछ रेडिएशंस ऐसी होंगी जिनकी फ्रीक्वेंसी सूटेबल नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन भी इमिट नहीं करवाएंगी। ओके, अब अगली बात, द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये भी आपको MCQ में आ सकता है, बुक की लाइन है। और द करंट ड्यू टू दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बेसिक डेफिनेशंस हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर जी डायग्राम आ गई, एक्सपेरिमेंटल सेटअप आ गया। यहाँ पे जी एक कैथोड सोर्स है। ओके, यहाँ पे हमने इंसिडेंट रेडिएशन इसके ऊपर डालनी। अगर फ्रीक्वेंसी सूटेबल है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड टूवर्ड्स एनोड, ये आप देख सकते हैं एनोड है। हम यहाँ पे करंट के लिए हमने एमीटर लगाया हुआ है, वोल्टेज के लिए हमने वोल्टमीटर लगाया हुआ है और ये यहाँ पे बैटरी लगी हुई है जो यहाँ पे पोलैरिटी को कंट्रोल कर रही है। गॉट इट। अब हमारे लिए यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं।
एक तो इलेक्ट्रॉन की इमिशन, कि इलेक्ट्रॉन कब इमिट होता है, कब इमिट नहीं होता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के एनोड की तरफ जाता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ जाता है तो इसका मतलब है कि इसके पास एनर्जी है। वो एनर्जी कौन सी है? तो हमने कहा एनर्जी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी रखते हैं, तभी ही ये कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं। गॉट द पॉइंट। अब हमारे लिए इन दो चीज़ों को फाइंड आउट करना जो है वो इशू है। हमने कहा जी देखें, ये मैंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर जो है एक मेटल टारगेट बनाया हुआ है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये मैंने जो ऊपर बनाए हुए हैं ये फोटॉन्स हैं। फोटॉन्स जो हैं, याद रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक सिंगल फोटॉन को एब्जॉर्ब करेगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बुक की लाइन है कि सिंगल फोटॉन इज एब्जॉर्ब बाय एन इलेक्ट्रॉन। अगली इंपॉर्टेंट बात, इन ऑर्डर टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी इक्वल टू वर्क फंक्शन, कि अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इस फोटॉन की, इस रेडिएशन की एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि वो वर्क फंक्शन के बराबर हो। अब सवाल ये है कि वर्क फंक्शन क्या होता है? तो वर्क फंक्शन की डेफिनेशन भी एमसीक्यू में आ सकती है। वर्क फंक्शन होता है दैट मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी गिवन टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सरफेस, कि ये वो एनर्जी है जो आपने हर हाल में देनी ही देनी है ताकि आप इलेक्ट्रॉन को उस सरफेस से रिमूव कर सकें। तो अगर एनर्जी उससे कम है तो इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होगा, अगर एनर्जी उसके बराबर है या उससे ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से ज़रूर रिमूव होगा। इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। याद रखिएगा कि वर्क फंक्शन जो है ये टारगेट मटेरियल पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि वर्क फंक्शन इज़ मिनिमम फॉर सीजियम। सीजियम के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू सबसे कम है। इसका मतलब ये है कि सीजियम वो टारगेट है कि जिसको बहुत मामूली एनर्जी दें हम तो ये इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। अब इस बात को समझाने के लिए मैंने ये देखें, ये मैंने एक मेटल टारगेट लिया जिसका वर्क फंक्शन है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बिलफर्ज अगर एक 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन आप हिट करवाते हैं तो इसकी तो एनर्जी रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं है, यही वजह है कि कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला देते हैं फोटोन तो इसकी एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। अगर आप एनर्जी बढ़ा देते हैं, अगर 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला आप फोटोन हिट करवाते हैं तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन जो है वो अब निकल सकता है। अब हमने ये देखा कि ये 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली एनर्जी जो है ये ज़्यादा है वर्क फंक्शन से, 5 तो चाहिए उसको निकालने में। तो सवाल ये है कि जो बाकी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है वो कहाँ गई? तो हमने कहा जी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, वो एनर्जी लग गई उसको मूव करवाने में, मतलब वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, तो ये था जी इस लेक्चर का पहला हिस्सा। अब हम बढ़ते हैं इस लेक्चर के दूसरे हिस्से की जानिब कि जिसके अंदर हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है, इंटेंसिटी का फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी का स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ क्या रिलेशन है, और बाकी क्वेश्चन डोमेन हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को और लेक्चर का पहला हिस्सा आपने देखा है। अब हम बढ़ते हैं लेक्चर के दूसरे हिस्से की जानिब कि जिसके अंदर हमने जो है अब नेक्स्ट जो डोमेन है उसको डिस्कस करना है। तो देखें, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 2 पैरामीटर्स। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में 2 चीज़ें बहुत अहम हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन की एमिशन और फिर उनकी एनर्जी फाइंड करना। तो देखें, दोनों बातें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, स्टेप बाय स्टेप दोनों को देखते हैं। सबसे पहले क्या है जी, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखें जी, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो कंसेप्ट आता है वो है कंसेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन। अब यही वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला पैरामीटर है जो लाइट की पार्टिकल नेचर को डिस्कस करता है। अगर हम लाइट की वेव नेचर को डिस्कस करें तो हम कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। बहुत से लोग यहाँ पर यह भी कहते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक वो फिनोमिना है जिसमें लाइट की दोनों प्रॉपर्टीज़ डिस्कस होती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि एक एक्सपेरिमेंट में आप लाइट की सिर्फ एक नेचर को ही रिवील कर सकते हैं। लेकिन वो जो ये बात कहते हैं वो इसलिए कहते हैं क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम पे लाइट बिहेव करेगी एज अ वेव, क्योंकि एमिशन ऑफ फोटोन नहीं है। और जैसे ही आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे पहुंचते हैं तो अब वो बिहेव करना शुरू कर देती है एज पार्टिकल। ठीक है, तो इस बात को भी आपने ज़रा समझना है कि हम यहाँ पर लाइट का पार्टिकल एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे। यही वजह है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखें, यहाँ पे मैंने 3 इंपॉर्टेंट जो है वो आपके साथ पैरामीटर डिस्कस किए हैं कि अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो कोई इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। गॉट द पॉइंट।
उसके बाद अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल है तो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, और यही हम चीज़ डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ फोटो इमिसिव सरफेस व्हेन इट इज एक्सपोज टू अ फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हेन इट इज एक्सपोज टू सुटेबल फ्रीक्वेंसी। ओके, अब इसके बाद जो तीसरा पैरामीटर है ये देखिए ज़रा, ये पैरामीटर इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एक नई बात शुरू होगी। वो ये बात है कि अगर बिल फर्ज इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से भी ज़्यादा हो जाती है फिर क्या होगा? तो हम कहते हैं जी इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। लेकिन फिर एक बच्चा ये सवाल करता है कि जी ये तो एनर्जी ज़्यादा है, ये तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो अब ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है ये कहाँ जाएगी? तो हमने कहा कि दोबारा चलते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप की जानिब। ये आप देख सकते हो कि जब रेडिएशन पड़ी, इलेक्ट्रॉन निकले और इलेक्ट्रॉन ने मूवमेंट की, इलेक्ट्रॉन की ये जो मोशन है टूवर्ड्स एनोड, ये चीज़ क्या साबित कर रही है कि इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी है। अब क्वेश्चन ये है ये एनर्जी कहाँ से आई? तो हमने कहा ये एनर्जी उस इंसिडेंट फोटोन ने ही इनको दी है। किस तरह से? कि उसका एक हिस्सा इलेक्ट्रॉन को निकालने में लग जाता है, जबकि उसका जो दूसरा हिस्सा है वो उसको मूव करवाने में लग जाता है। गॉट द पॉइंट? तो यही वजह है कि हमने कहा जो दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से जो कंसेप्ट आता है हमारे पास वो कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? सबसे पहले देखें आप ये डायग्राम, इसमें सिंपल जी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये कैथोड है, ये एनोड। स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए आपने सबसे पहले काम ये करना है कि आपने पोटेंशियल को रिवर्स कर देना है। अब ये देखें ये एनोड बन गया, ये कैथोड। अब इलेक्ट्रॉन यहीं से निकल रहे हैं लेकिन एनोड वापस उसी की तरफ जा रहे हैं। अब हम इलेक्ट्रॉन को रोकना चाहते हैं और इलेक्ट्रॉन आगे जाना चाहता है। अब हमें कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको कंप्लीटली रोकने के लिए, ये चीज़ डिटरमाइन करेगी कि उसकी एनर्जी कितनी है। मिसाल के तौर पे ये जो एक इलेक्ट्रॉन है बिल फर्ज, इसकी जो एनर्जी है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और मैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्लाई कर रहा हूँ उसको रोकने के लिए, तो वो नहीं रुकेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से फर्दर आगे जाएगा। मैंने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी, अभी भी एनर्जी उसके बराबर नहीं है, वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से फॉरवर्ड मूव करेगा। लेकिन जैसे ही मैंने 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी तो अब इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा। तो मुझे पता चल गया कि अच्छा इसको रोकने के लिए मुझे इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, और वही चीज़ उसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाएगी। और स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिलेशन काइनेटिक एनर्जी के साथ आप देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इज इक्वल टू V नॉट ई, वेयर E इज इलेक्ट्रॉन एंड V नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, अब इन तमाम पैरामीटर्स को हम एक इक्वेशन की सूरत में लिखते हैं जिसको बोलते हैं आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, जो कि एप्लीकेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। अब इस देखें ज़रा इस इक्वेशन में क्या है, E फॉर एनर्जी ऑफ फोटोन, फाई वर्क फंक्शन आ गया, प्लस काइनेटिक एनर्जी। मतलब ये है कि आपके पास जो फोटोन की एनर्जी है उसने 2 हिस्सों में तब्दील होना है, एक तो इलेक्ट्रॉन को निकालना और दूसरा उसको मूव करवाना। अब थोड़ा सा इसको फर्दर देख लें, E इक्वल टू HF, ये आपके पास जो है वर्क फंक्शन काइनेटिक एनर्जी की जगह 1/2 mv² पुट कर दें तो ये इक्वेशन ऐसे भी आपसे पूछी जा सकती है। अब नेक्स्ट आ जाए जी, अगर एक इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो फिर क्या होगा? हमने कहा अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। अब सारी की सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगेगी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। तो यही वजह है कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इस इक्वेशन 1 में इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के साथ। लेकिन बिलफर्ज अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो इंसिडेंट से, जो बात पहले हुई, तो मैं ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अब जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये आप देख सकते हो इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस का रिलेशन बनाओ तो आपके पास ये जो मैंने स्टार वाली इक्वेशन बनाई है ये आ जाएगी। ये वो इक्वेशन है कि जब आपके पास सरप्लस एनर्जी हो, तो ये चीज़ भी आपको MCQ में आ सकती है कि अगर फोटोन के पास जो है सरप्लस एनर्जी है तो फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी या इक्वेशन कैसे बनेगी, तो आपने इस इक्वेशन को याद रखना है। ये आपकी बुक में दी भी हुई है और उसने डिराइव भी किया हुआ है। अब हम ग्राफ्स की जानिब बढ़ते हैं क्योंकि ग्राफ वाला पोर्शन भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ग्राफ वाला सवाल भी आ सकता है। तो सबसे पहले जो मैंने डिस्कस किया है वो है इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी ग्राफ, और उसके अंदर जो पहला पैरामीटर डिस्कस कर रहा हूँ वो है सेम फ्रीक्वेंसी डिफरेंट इंटेंसिटी। अब यहाँ पे जरा बात सुनिएगा। सबसे पहले मैंने रेड लाइट ली, रेड लाइट जो डॉटेड है वो है 10 वाट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी की बात है, तो उससे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। मैंने 100 वाट पर मीटर स्क्वायर कर दिया रेड लाइट का ही, फिर भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मैंने ब्लू लाइट ली। ब्लू लाइट मैंने जब 10 वाट पर मीटर स्क्वायर की इस्तेमाल की तो 2 इलेक्ट्रॉन निकले। बिल फर्स्ट हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ।
और जैसे ही मैंने 100 वाट पर मीटर स्क्वायर जो है वो इस्तेमाल किया ब्लू लाइट का, तो मैंने देखा कि इलेक्ट्रॉन तो निकल रहे हैं लेकिन उनकी तादाद बढ़ गई है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला कि आपके पास जो इंटेंसिटी है उसका एनर्जी के साथ जो है कोई लेना देना नहीं है। इंटेंसिटी सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिटरमाइन करती है। आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो आपके पास नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो प्राइमरी कंडीशन है वो इंटेंसिटी नहीं है, वो फ्रीक्वेंसी है। क्यों? क्योंकि ब्लू की एनर्जी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रेड। यही वजह है कि ब्लू पे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, रेड पे इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा। इसी चीज़ को हमने यहाँ पे एक ग्राफ की सूरत में बनाया। देखें क्या है, सेम फ्रीक्वेंसी डिफरेंट इंटेंसिटी। तो मैंने ब्लू को लिया, देखें जी एनर्जी सेम है, यही वजह है स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, ये आप देख सकते हैं V0 सेम, लेकिन चूंकि इंटेंसिटी डिफरेंट है यही वजह है कि I2 इज़ ग्रेटर देन I1। तो हमने बॉटम लाइन क्या चीज़ सीखी यहाँ से कि इंटेंसिटी सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिटरमाइन है, उसका एनर्जी के साथ कोई लेना देना नहीं है। फ्रीक्वेंसी सेम होगी, एनर्जी सेम होगी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम होगा। अब हम बढ़ेंगे इस लेक्चर के अगले हिस्से की जानिब कि जिसके अंदर हम फर्दर ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स अब हम जो है लेक्चर के अगले हिस्से की जानिब बढ़ते हैं कि जिसके अंदर अब हमने ग्राफ्स को डिस्कस करना है। तो देखें लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ग्राफ के जिसके अंदर आपके पास सेम फ्रीक्वेंसी और डिफरेंट इंटेंसिटी थी, यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था। अब हम उसी से आगे बढ़ेंगे, सेम इंटेंसिटी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर जो मैंने आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट किया ज़रा उसको आपने समझना है। एक मैंने लाइट ली ग्रीन, उसकी कितनी इंटेंसिटी है 100 वाट पर मीटर स्क्वायर। अब देखें इंटेंसिटी जो है वो 100 वाट। बिलवर्स यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। सिमिलरली एक है ब्लू लाइट, उसकी इंटेंसिटी भी कितनी है 100 वाट पर मीटर स्क्वायर। उससे भी आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, तो आंसर आ गया 3। लेकिन हम जानते हैं कि जो एनर्जी है ब्लू की वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ग्रीन, क्योंकि आपके पास ब्लू की जो फ्रीक्वेंसी है, याद रखिएगा यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जो आपके पास ब्लू की फ्रीक्वेंसी है ये आपके पास ग्रेटर देन है फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे चूँकि आप क्या कर रहे हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं, यही वजह है कि यहाँ पे एनर्जी डिफरेंट है। चूँकि इंटेंसिटी सेम है यही वजह है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम इमिट हो रहे हैं। इसको ज़रा समझिए। जब हमने इसका ग्राफ बनाया तो हमने कहा जी देखें इंटेंसिटी सेम है, यही वजह है कि इनका करंट भी क्या आया, सेम आया। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस एक्सिस पे करंट है तो करंट इसका सेम है। लेकिन चूँकि ब्लू की एनर्जी ज़्यादा है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, यही वजह है कि उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ग्रीन से डिफरेंट है। अब ये चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, आप देख सकते हो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज़ ग्रेटर फॉर ब्लू एज़ कम्पेयर टू ग्रीन। यही वजह है कि हमारे पास वो फोटॉन्स जो ब्लू लाइट के होंगे उनकी फ्रीक्वेंसी चूँकि ज़्यादा है, यही वजह है कि वो जिन इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करेंगे उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी ज़्यादा है, तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए उनको रोकने के लिए। ओके, इसीलिए उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पे ज़्यादा है। अब उसके बाद देखें जी काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ये आपके साथ अभी डिस्कस किया कि जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी जो है वो हमें पता है ज़्यादा होनी है। यही वजह है कि अगर आपके पास ये चीज़ देखें ज़रा, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो ग्राफ है ये किसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से शुरू होता है। तो याद रखिएगा कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो ज़ीरो नहीं होती, वो किसी मेटल के ऊपर डिपेंड करती है, मैटर की नेचर के ऊपर। तो यही वजह है कि याद रखना है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगी, इसकी वैल्यू ज़ीरो से ग्रेटर होती है। यही वजह है ये ग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है। उससे पहले जो हमने वैल्यूज़ दी उसके ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है इमिट नहीं हुआ, लेकिन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर अब आपके पास इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है और काइनेटिक एनर्जी उस फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद जी इंपॉर्टेंट 3 MCQ के स्लोप ऑफ वर्क फंक्शन एंड फ्रीक्वेंसी, ये प्लैंक्स कांस्टेंट के इक्वल होता है। बहुत ही मशहूर MCQ है और ये MCQs आने के चांसेस होते हैं। उसके बाद जी काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी देखें जी, ये मैंने ग्राफ बनाया है, यहाँ पे 3 डिफरेंट मेटल्स हैं, तो हर मेटल का आपके पास जो वर्क फंक्शन है वो डिफरेंट होगा, लेकिन उसका जो ट्रेंड है, उसका काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के साथ जो रिलेशन है वो सेम ही रहेगा।
सिमिलरली पोटेंशियल, आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ भी सेम उसी तरह से बनेगा, ये आप देख सकते हो, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे हमने इस चीज़ को देखा भी है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा है। अब याद रखना कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है ये भी जो है वो ज़ीरो नहीं होता, ये भी जो है मेटल टू मेटल डिपेंड करता है, ये भी फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो है वो उसकी डिपेंडेंस होती है इलेक्ट्रॉन की, कि आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो कितनी एनर्जी के साथ इमिट हो रहा है। गॉट द पॉइंट। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट 3 MCQ है वो ये है कि स्लोप ऑफ V0/F, कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का जो स्लोप है ये H/E के इक्वल होता है। ये MCQ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। इस MCQ भी देखना और ये ग्राफ देख लो, ये ग्राफ आपको आ सकता है। एंड पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात डिस्कस की गई है और हाईली टेस्टेड है, वो है रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड वर्क फंक्शन। देखें जी, HF इज इक्वल टू आपके पास होता है किसके इक्वल, वर्क फंक्शन के, इसको HF0 कह दें, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा काम। तो हमें पता है कि F इज इक्वल टू C/λ। अब अगर ये F0 है तो ये हो जाएगा λ0, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास वर्क फंक्शन और वेवलेंथ का आपस में आ गया जी इनवर्स रिलेशन, ये आप देख सकते हो। तो φ1/φ2 इज इक्वल टू λ2/λ1। ये इंपॉर्टेंट 3 MCQ है, इसको भी आपने अच्छी तरह से देखना है, ये भी आपको यहाँ से आ सकता है। अब ये 3 सवाल मैंने आप लोगों के लिए जो है वो रखे हुए हैं, इन तीनों सवालों को आपने मेरे साथ 1 बाय 1 सॉल्व करना है। देखें जी, पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस हुज वर्क फंक्शन इज hc/λ0। ये देखें, ये उसने दिया हुआ है, यही चीज़ अभी मैं आपके साथ डिस्कस करके गया हूँ। ये देखें, ये वर्क फंक्शन आ गया, ओके। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक प्लेस ऑन लीफ। अब देखें जी, यहाँ पे हमें जो है लैम्डा का रिलेशन निकालना है। हमें पता है कि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट, अगर वो ग्रेटर हो या इक्वल हो थ्रेशोल्ड के तो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। लेकिन हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का आपस में इनवर्स रिलेशन है, ओके। तो अब हमें चाहिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो हमने कहा जी इस ट्रेंड को उल्टा कर दें कि अगर आपके पास जो लैम्डा इंसिडेंट है वो लेस देन इक्वल टू है λ0 के, तो तब इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। अब आप देखें कि यहाँ पे कौन सा जो है वो रिलेशन बन रहा है। तो हमने कहा जो चार्ली ऑप्शन है वो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा कि अगर वेवलेंथ जो है वो लेस देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है तो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। ये MCQ आपके सामने, इसको गौर से देखना है, ओके। अब आ जाए नेक्स्ट MCQ के ऊपर। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम अ सरफेस व्हेन फोटोन ऑफ एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपके पास एनर्जी आ गई, फॉल्स ऑन इट इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या आ गई, उसकी काइनेटिक एनर्जी। द स्टॉपिंग पोटेंशियल इन वोल्ट आपने बताना है। तो देखें जी, आप जानते हो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, इस जगह पे, चलो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे। अब आप जानते हैं कि आपके पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है V0E, ये किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी के। गॉट द पॉइंट। अब काइनेटिक एनर्जी आपको कितनी दी हुई है, वो दी हुई है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है। तो ये देखें जी V0E। अब E से E कट गया तो आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ गई, हमने कहा जी स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू आ गई जी 4 वोल्ट। सो बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। ऐसा भी सवाल आपको आ सकता है, इसके लिए भी आपने प्रिपेयर रहना है। अब आ जाए आप थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कैलकुलेशन बेस्ड है, इसको ज़रा समझिएगा गौर से। लिथियम हैज़ वर्क फंक्शन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके जी, वर्क फंक्शन आ गया जी, एनर्जी आ गई एक तरह से, ठीक है उसकी। फाइंड मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन लिथियम। अब हमने वो मैक्सिमम वेवलेंथ निकालनी है जो यहाँ पे क्या कर सके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर सके। अब हमने ये देखना है कि यहाँ पे रिलेशन कौन सा लगेगा और हमने क्या क्या जो है वो चीज़ें पढ़ी हुई हैं। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक शॉर्ट हैंड बताया था कि अगर आपको एनर्जी दी गई हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और आपने वेवलेंथ नैनोमीटर में निकालनी हो तो शॉर्टकट क्या है। तो शॉर्टकट ये था जी कि लैम्डा इज इक्वल टू 1240, याद करें, नैनोमीटर डिवाइडेड बाय एनर्जी। और मैंने कहा था यहाँ एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पुट नहीं करनी, सिंपल आपने यहाँ पर एनर्जी का वो जो डिजिट है वो पुट कर देना है। तो देखें जी, सिंपल इसको सॉल्व कर लें तो आपके पास आ जाएगा 1240 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 2.5। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास अप्रॉक्सीमेट 500 नैनोमीटर आंसर आ जाएगा।
ओके, तो ये आप देख सकते हो, इसको आपने सॉल्व भी करके देखना है। तो ये थी हमारी जी क्वेश्चन डोमेन। मैंने मुख्तसर से टाइम में आपको जो है वो 3 से 4 क्वेश्चन करवा दिए हैं, बाकी चीज़ें आपको साथ जो है वो एक्सप्लेन कर दी हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था जी हमारा आज का लेक्चर कि जिसके अंदर हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस लेक्चर को अच्छी तरह से देखोगे। और प्लस एक बात और सुन लें, इस टॉपिक को लाइन बाय लाइन लाजमी रीड करना है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, लाइन बाय लाइन लाजमी रीड कीजिएगा। ख़ास तौर पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो 1, 2, 3 पॉइंट्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उन पॉइंट्स को एक दफ़ा मैं आपके साथ डिस्कस भी कर देता हूँ। जो पहला पॉइंट है उसमें ये लिखा हुआ है कि जो आपके पास फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे सेम एनर्जी से इमिट नहीं होते, उनकी एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको आ भी सकता है। उसके बाद ये लिखा हुआ है जी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम जो है वो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होता। ठीक है, इसको भी आपने देख लेना है। रिलेशन साथ एक ग्राफ बना हुआ है, वो मैंने यहाँ पे बना भी दिया है। ये वाला ग्राफ बुक में बना हुआ है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद नीचे लिखा हुआ है जी कि हम इसको क्यों नहीं जो है वो क्लासिकल व्यूज़ के ऊपर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, वजह क्या है। तो ये लाइन बाय लाइन आपने सारा पढ़ लेना है। फिर हमारे पास होता है जी एक फ़ोटो सेल, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर बेस करता है। ये एप्लीकेशन में एमसीक्यू आ सकता है। इससे रेलेवेंट एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल हैं, एग्जांपल्स हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जहाँ जहाँ इस्तेमाल हो रही है वो एग्जांपल, वो न्यूमेरिकल, वो आपने लाजमी करना है। ठीक है, तो इस टॉपिक को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो। मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ से एक एमसीक्यू लाजमी आएगा। ठीक है, तो विश यू बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।